हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर वाला में। जैसा कि मेरे दोस्त आप सभी को बता दूं, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर जनरल फार्माकोलॉजी यानी सामान्य औषध विज्ञान मेरे दोस्त। और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इसको देखने वाले हैं और आशा करेंगे कि आपको भी समझ में आएगा। चलिए आज का वीडियो कोशिश करेंगे कि लॉन्ग वीडियो हो, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं औषध विज्ञान। औषध विज्ञान दवाओं का विज्ञान है, यानी ग्रीक भाषा में फार्माकोन कहा जाता है दवा को, और लोगोस को प्रवचन में, ठीक है दोस्त। फार्माकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित प्रणालियों के साथ बहिर्जात रूप से प्रशासित रासायनिक अणुओं की परस्पर क्रिया से संबंधित है, या कैसे दवाएं जैविक प्रणालियों पर कार्य करती हैं और शरीर दवा के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। 19वीं शताब्दी में ओसवाल्ड स्मीडेबर्ग जिन्हें फार्माकोलॉजी का जनक माना जाता है। यानी मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछ लिया कि 19वीं शताब्दी में फार्माकोलॉजी का जैसे जनक किसे माना जाता है, ठीक है, तो जो मेन है मेरे दोस्त, जो मुख्य है फार्माकोलॉजी के जनक ओसवाल्ड स्मीडेबर्ग है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्त, अगर आपसे पूछ लेता है कि भारतीय औषध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, यानी भारतीय औषध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो सर रामनाथ चोपड़ा को, ठीक है। वैसे पूछ रहा है कि फार्माकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, तो ओसवाल्ड स्मीडेबर्ग को, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। औषध विज्ञान के दो मुख्य विभाग है, फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, आ जाइए अब आगे देखते हैं हम लोग। फार्माकोडायनेमिक्स ग्रीक भाषा में दोस्त डायनेमिक्स यानी पावर। दवा शरीर पर क्या कार्य करती है, चलिए अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें दवाओं के शारीरिक और जैव रासायनिक प्रभाव और अंग प्रणाली, उपकोशिका, मैक्रोमोलेक्यूलर स्तरों पर क्रिया के तंत्र पर शामिल है। उदाहरण एड्रेनालाइन एड्रेनोसेप्टर्स के साथ परस्पर क्रिया करके सेल झिल्ली बाध्य एड्रेनलिन साइक्लेज की जी प्रोटीन, ठीक है दोस्त, जी प्रोटीन मध्यस्थता उत्तेजना इंट्रासेल्यूलर चक्रीय 3-5 AMP कार्डियक उत्तेजना यकृत यानी लीवर ग्लाइकोजेनोलिसिस और हाइपरग्लाइकेमिया में वृद्धि होती है दोस्त, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। देखिए दोस्त, ये एडवर्टाइज आ जाता है, थोड़ा सा इस पर आप लोग विशेष ध्यान नहीं दीजिएगा, कुछ भी करके एडवर्टाइज आ ही जाता है क्योंकि डाटा चालू है इसकी वजह से, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह शरीर द्वारा दवा की गति और दवा के परिवर्तन को संदर्भित करता है। क्या करता है दोस्त? यह शरीर द्वारा दवा की गति और दवा के परिवर्तन को संदर्भित करता है। दवा का अवशोषण, वितरण, जैव परिवर्तनों और उत्सर्जन शामिल है, ठीक है दोस्त। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे क्या दे रहा है। ड्रग यानी फ्रेंच में दोस्त क्या कह रहा है, ड्रग एक सूखी जड़ी बूटी होती है। क्या होता है दोस्त? एक सूखी जड़ी बूटी होती है। यह एक दवा में मौजूद एकमात्र सक्रिय रासायनिक इकाई है जिसका उपयोग किसी बीमारी के निदान, रोकथाम व उपचार, इलाज के लिए किया जाए। यानी ड्रग यानी दवा होता है, ठीक है दोस्त, सूखी जड़ी बूटियों से बनाया जाने वाला दवा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भेषज। भेषज किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। यह इसकी रोकथाम, शमन, इलाज के लिए रोग के ज्ञान के साथ औषधीय जानकारी का अनुप्रयोग है, ठीक है दोस्त। अब देखते हैं नैदानिक औषध विज्ञान। यह मनुष्य में औषधियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनुष्य में क्या है दोस्त? यहाँ वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें
स्वास्थ्य स्वयंसेवकों और रोगियों में फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक दवाओं की प्रभावकारिता और सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए जांच शामिल है। अब हम लोग दोस्त पढ़ेंगे कीमोथेरेपी। क्या पढ़ेंगे? कीमोथेरेपी। इसमें कीमो भी कहा जाता है इसे, और यह कैंसर का इलाज करने का एक तरीका होता है जो कैंसर कोशिकाओं को ख़त्म करने के लिए औषधियों का एक उपयोग है। ठीक है दोस्त। अब हम लोग देखते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी विशिष्ट औषधियों के साथ प्रणालीगत संक्रमण दुर्दमता का उपचार है। ठीक है दोस्त। जिसमें संक्रमित जीव घातक कोशिका के चयनात्मक विषाक्तता होती है जिसका मेजबान कोशिकाओं पर, ठीक है, जिसका मेजबान कोशिकाओं पर कोई न्यूनतम प्रभाव नहीं होता है। आइए देखते हैं फार्मेसी किसे कहते हैं। ठीक है, फार्मेसी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ मनुष्यों या जानवरों में दवाओं के प्रबंधन के लिए, दवाओं के संयोजन के लिए और वितरण का उपयुक्त खुराक के रूप में तैयार करने की कला विज्ञान है। ठीक है दोस्त। यह नैदानिक स्वास्थ्य विज्ञान है जो चिकित्सा विज्ञान को रसायन विज्ञान से जोड़ता है और इसे दवाओं की खोज, उत्पादन, निपटान, सुरक्षित और प्रभावी उपयोग, नियंत्रण के लिए आवेशित करती है। ठीक है दोस्त। आइए आगे देखते हैं दोस्त हम लोग विष विज्ञान किसे कहते हैं। विष यानी जहर। ठीक है, क्या है यह दोस्त? विष विज्ञान है। यह जहर का पता लगाने, रोकथाम और उपचार पर जोर देने के साथ दवाओं और अन्य रसायनों, घरेलू, पर्यावरण, प्रदूषक, औद्योगिक, कृषि, मानववासक के जहरीले प्रभाव का अध्ययन है। ठीक है दोस्त। आइए देखते हैं आवश्यक दवाएं। क्या क्या दवाएं इम्पोर्टेंट है। आवश्यक दवाएं यानी औषधियाँ जो इम्पोर्टेंट औषधियाँ है, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिभाषित किया गया है, वे दवाएं हैं। आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को क्या करती है दोस्त? तो पूरा करती है। ठीक है। अब देखते हैं अहानिकारक दवाएं। अहानिकारक दवाएं क्या है दोस्त? पढ़ते हैं हम लोग। एक अहानिकारक दवा एक ऐसी दवा है, पढ़ रहा है क्लास चल रहा है, आ जाते मैं डाल देता। ये ईयर ड्रॉप है, अगस्त सितंबर 25 तक है ना। अभी तो है यार। क्लास पढ़ा रहा हूँ। जिसे चिकित्सा स्थितियों के इलाज के लिए विकसित किया गया है। ठीक है दोस्त। क्योंकि वे बहुत दुर्लभ है, बिना सरकारी सहायता के उत्पादन के लिए लाभदायक नहीं होगा। ओके, आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग औषध विज्ञान का क्षेत्र। ठीक है दोस्त। यानी औषध विज्ञान का क्षेत्र किसे कहते हैं? यह दवा के चिकित्सीय उपयोग के लिए तर्कसंगत आधार प्रदान करता है। इस अनुशासन की स्थापना से पहले भले ही कई उपचारों का उपयोग किया गया हो, लेकिन चिकित्सक वैज्ञानिक सिद्धांतों, जो चिकित्सक है वह विज्ञान में लागू करने के हिचक रहे थे। ठीक है दोस्त। दवाओं की वैज्ञानिक समझ हमें एक नए रसायन
औषधीय प्रभाव की भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाती है, जो एक निर्दिष्ट चिकित्सीय प्रभाव पैदा करेगा। ओके साथियों, पिछले एक दशक में फार्माकोलॉजी का क्षेत्र बहुत बढ़ा है, जिसमें कई नए दृष्टिकोण भी शामिल किए गए, जैसे कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त औषधीय डिजाइन, आनुवंशिक स्क्रीन प्रोटीन इंजीनियरिंग और वायरस और कृत्रिम कोशिकाओं सहित उपन्यास दवा वितरण वाहनों का उपयोग। ठीक है, हमारे समाज को ऐसे फार्माकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। हमारे समाज को ऐसे फार्माकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जो कल की दवाओं का अध्ययन और विकास करने के लिए अकादमिक, फार्मास्यूटिकल और सरकारी प्रयोगशालाओं के भीतर करियर के लिए आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र आधार को समझे। आइए देखते हैं फार्माकोलॉजी डिग्री अकादमिक क्या कह रहा है दोस्त। फार्माकोलॉजी डिग्री अकादमिक उद्योग जो है अस्पतालों में अनुसंधान करियर की संभावनाएं प्रदान करती है। आप उद्योग के उत्पाद प्रबंधन पक्ष में विपणन और चिकित्सा जानकारी जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। दवा कंपनियों और डॉक्टरों और रोगियों के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम लोग पढ़ेंगे औषधीय विज्ञान के मार्ग। ठीक है, औषधीय प्रबंधन के मार्ग पढ़ेंगे। कहना है दोस्त कि प्रबंधन का एक मार्ग वह मार्ग है जिसके द्वारा किसी औषधि द्रव या विष या अन्य पदार्थ को शरीर के संपर्क में लाया जाता है। मार्ग के चुनाव को नियंत्रित करने वाले कारक औषधीय और रोगी संबंधी कारक, औषधीय नियंत्रण करने वाले कारक, औषधि और रोगी संबंधी कारक, औषधि प्रबंधन के लिए मार्गों का चयन करने वाले को निर्धारित करने वाले कारक। ठीक है, अब देखते हैं दवा के लक्षण, आपातकालीन उपयोग, रोगी की आयु, दवा की साइड इफेक्ट, रोगी की स्थिति। अब पढ़ते हैं क्या स्थानीय मार्ग। ठीक है दोस्त, यह उस स्थान पर औषधीय प्रबंधन का सबसे सरल तरीका है जहां वांछित क्रिया की आवश्यकता होती है। अब क्या पढ़ेंगे दोस्त, देखिए क्या है। पहले एक मार्ग होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक लोकल, दूसरा होता है प्रणालीगत। अब प्रणालीगत में दो पार्ट होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक पेरेंट्रल होता है। अब इंटरनल में तीन पार्ट होते हैं दोस्त, ओरल, सबलिंगुअल यानी मांसल, फिर एक होता है रेक्टेंगल। उसके बाद दोस्त ये जो पेरेंट्रल होता है इसमें होते हैं चार मार्ग। एक होता है इनहेलेशन यानी सांस लेना, दूसरा होता है नाजल यानी नाक का, तीसरा होता है इंजेक्शन, चौथा होता है ट्रांसडर्मल। ठीक है दोस्त, ये देखिए ह्यूमन स्ट्रक्चर है। ह्यूमन स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए ध्यान से। अब हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, स्थानीय मार्ग। ठीक है दोस्त, स्थानीय मार्ग पढ़ने वाले हैं। सामयिक गहरे ऊतक अंतर्धमनी मार्ग लाभ, लोशन, मलहम, क्रीम, बूंदों, नाक स्प्रे आदि के रूप में दवाओं के त्वचा, आँख, कान और नाक पर कुशलतापूर्वक वितरित किया जा सकता है। नुकसान क्या है दोस्त, प्रभावी क्षेत्र में दवा के प्रवेश में कमी। अब देखते हैं प्रणालीगत मार्ग। प्रणालीगत मार्गों के माध्यम से प्रसारित दवा का उद्देश्य रक्त प्रवाह में अवशोषित होना और प्रणालीगत प्रभाव उत्पन्न करना। इसे मुख्य रूप से इंटरनल और पेरेंट्रल रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रवेश मार्ग क्या है, इसमें मौखिक, सबलिंगुअल और रेक्टेंगल मार्ग शामिल है। मौखिक में दिया दोस्त, यह औषधीय प्रबंधन के लिए सबसे पुराना, सबसे आम और स्वीकार्य मार्ग है। ठोस और तरल दोनों खुराक रूपों को मौखिक रूप से दिया जा सकता है। अब इसका लाभ हम लोग पढ़ लेते हैं। यह प्रबंधन को
सुरक्षित, गैर आक्रामक और दर्द राहत मार्ग है। दवा को बांझ होने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए सस्ता है। बार बार और लंबे समय तक उपयोग के लिए सुविधाजनक, स्वप्रशासित किया जा सकता है। देखिए दोस्त, आप सभी को बता दूं कि यह बैच हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कराया जा रहा है। हिंदी मीडियम का जो भी छात्र है, जो भी डी फार्मा की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए बेहद ही शानदार है। मेरे दोस्त, अभी एग्ज़ाम आने में समय है, इसके लिए अभी थ्योरी आप कर लीजिए। आपका थ्योरी आज से मेरे दोस्त कंटिन्यू चलेगा और आपका थ्योरी बता रहा हूँ दोस्त, तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाएगी। मान के चलिए 15 दिन बोल रहा हूँ, 1 हफ्ते के अंदर छोड़ दीजिए, 15 दिन में आपकी थ्योरी ख़त्म हो जाएगी और वही 15 दिन लगेगा मेरे दोस्त आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने में, यानी 1 महीने में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग पेन और कॉपी लेके रख लीजिएगा, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्व प्रशासित किया जा सकता है। दोनों ठोस खुराक के रूप में पाउडर, टैबलेट या कैप्सूल, मोल्डेड टैबलेट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चिकित्सीय प्रणाली जीआईटी और तरल खुराक के रूप में एलिक्सियर, सिरप, एमल्सन मिश्रण मौखिक रूप से दिए जा सकते हैं, ठीक है। आपात स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि मौखिक रूप से प्रशासित दवाओं की क्रिया शुरुआत धीमी होती है, मतली या उल्टी हो सकती है, असहयोगी, अचेतन यानी जो होता है बेहोश हो जाते हैं, उपयोग प्रयोग नहीं किया जाता, अप्रयुक्त और अत्यधिक जलन पैदा करने वाली दवाएं नहीं दी जा सकती है। देखिए, ध्यान देने वाली चीज़, पाचक रसों जैसे इंसुलिन से नष्ट होने वाली औषधियाँ भी नहीं दी जाती है। आइए पढ़ते हैं सबलिंगुअल मार्ग। दवा युक्त टैबलेट या पेलेट को जीभ के नीचे रखा जाता है या मुंह में कुचल दिया जाता है, बुक्कल म्यूकोसा पर फैला दिया जाता है। उदाहरण के लिए एंजाइना पेक्टोरिस के लिए नाइट्रोग्लिसरीन। अब इसका लाभ क्या है दोस्त, कि क्रिया की त्वरित शुरुआत, गोली थूककर क्रिया समाप्त की जा सकती है। पहले पास चयापचय को बाईपास करता है, स्वप्रबंधन संभव है। नुकसान इसके, यह अड़चन के लिए उपयुक्त नहीं है। लिपिड अघुलनशील दवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। इस मार्ग में दुर्गंध और स्वाद वाली दवाएं उपयुक्त नहीं होती। अब क्या दिया है दोस्त, देखिए दिया है रेक्टल गुदा मार्ग, ठीक है। प्रणालीगत दिया है, प्रणालीगत प्रभाव के लिए कुछ उत्तेजक और अप्रिय दवाओं को सपोसिटरी या प्रतिधारण एनीमा के रूप में मलाशय यानी गुदा में डाला जाता है। इस मार्ग का उपयोग तब भी किया जा सकता है जब रोगी को बार बार उल्टी हो रही हो और वह बेहोश हो। हालांकि यह असुविधाजनक और शर्मनाक है। अवशोषण धीमा, अनियमित और अक्सर अप्रत्याशित होता है। ये दोस्त, आइए पढ़ते हैं पेरेंटल रूट्स। पेरेंटल रूट्स कह रहा है दोस्त कि इंटरनल रूट के अलावा प्रबंधन के रूट से पेरेंटल रूट्स भी कहलाते हैं। लाभ, दवाओं की क्रिया की शुरुआत तेज है, इसलिए यह आपात स्थिति के लिए उपयुक्त है, उपयोगी। बेहोश, असहयोगी और उल्टी तथा दस्त के रोगी, यह उसके लिए उपयुक्त है। प्रथम पास चयापचय वाली दवाएं, पाचक रसों से नष्ट होने वाली दवाएं। नुकसान पड़ते हैं दोस्त, इसका क्या है, तैयारी बंद होनी चाहिए और महंगी होनी चाहिए। सड़न रोकने वाली स्थितियों की आवश्यकता होती है। आक्रामक तकनीकों की आवश्यकता होती है जो दर्दनाक होती है। आमतौर पर स्व प्रशासित नहीं किया जा सकता है। नसों, वाहिकाओं आदि के लिए स्थानीय ऊतक चोट का कारण बन सकता है। सांस लेना, प्रणालीगत प्रभाव के लिए वाष्पशील तरल पदार्थ और गैसें सांस द्वारा दी जाती है, जैसे समान एनेस्थेटिक्स। लाभ, एल्वियोली की विशाल सतह से अवशोषण होता है, क्रिया की त्वरित शुरुआत प्रदान करें। प्रशासित दवा की मात्रा विनियमित किया जा सकता है। नुकसान क्या दे रहा है दोस्त, नुकसान कह रहा है कि स्थानीय जलन से श्वसन स्त्राव में वृद्धि हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग का पढ़ते हम लोग नौचल यानी नाक से, यानी नासिका जिसको बोलते,
नाक की श्लेष्मा झिल्ली कई दवाओं को आसानी से क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। जो हमारे नाक में देखिए दोस्त ट्यूब जैसा होता है, वो क्या करता है, अवशोषण करता रहता है, यानी ऑब्जर्व करता रहता है। कोई भी चीज़ जैसे कोई धुआं उड़ रहा है, अगर आप पास में हो तो आपके नाक में जाएगा, या कोई मिर्चा है, तीखा है, कोई भी चीज़ वो आपके नाक में जाता है दोस्त, ठीक है, तो वहाँ अवशोषित करता है यानी ऑब्जर्व। स्प्रे या नेबुलाइज्ड घोल के रूप में लागू होने वाली डेस्मोप्रेस जैसी कुछ दवाओं का ही इस मार्ग का उपयोग किया गया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं दोस्त। पाचक रस और यकृत को बाईपास कर दिया जाता है। अब इंजेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। दवा को जांघ, पेट और बाह के चमड़े के नीचे के ऊतकों में इंजेक्ट किया जाता है। आत्म इंजेक्शन संभव है क्योंकि गहरी पैठ की आवश्यकता नहीं है, जैसे इंसुलिन। उत्तेजक दवाओं को इंजेक्ट नहीं किया जा सकता है। इंट्रामस्क्यूलर की तुलना में दवाओं का अवशोषण धीमा होता है, ठीक है। तो इंट्रामस्क्यूलर मार्ग ड्रग्स को बड़ी मांसपेशियों जैसे डेल्टॉइड्स, ग्लूटस मैक्सिमस, ट्राइसेप्स आदि में इंजेक्ट किया जाता है। मौखिक मार्ग की तुलना में अवशोषण अधिक तेजी से होता है। जलीय घोल में दवाओं का अवशोषण तेज होता है। यह कम दर्दनाक होता है, लेकिन आत्म इंजेक्शन अक्सर अव्यावहारिक होता है क्योंकि गहरी पैठ की आवश्यकता होती है। एंटीकोएगुलेंट उपचारित रोगियों में इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन से बचा जाना चाहिए क्योंकि यह स्थानीय हेमेटोमा उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं अब हम लोग अंतःस्रावी मार्ग क्या होता है, ठीक है। दवाओं को एक नस के माध्यम से सीधे रक्त प्रवाह में इंजेक्ट किया जाता है। दवाओं को निम्नानुसार प्रशासित किया जाता है। बोलस यानी धीमी अतःशिरा इंजेक्शन, अतःशिरा जल सेवक, ठीक है। तो लाभ, जैव उपलब्धता 100% है। द्रव की बड़ी मात्रा को प्रशासित किया जा सकता है। क्रिया की त्वरित शुरुआत, इसलिए यह आपात स्थिति में पसंद का मार्ग है। अत्यधिक उत्तेजक दवाएं जैसे कैंसर रोधी दवाएं दी जा सकती है क्योंकि वे रक्त में घुल जाती हैं। हाइपरटोनिक घोल को अतःशिरा मार्ग में डाला जा सकता है। इसके नुकसान भी पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्त, क्या होता है, किसी भी चीज़ के कुछ प्रॉफिट भी होते हैं तो कुछ क्या बोलते हैं दोस्त निगेटिव भी होते हैं। जैसे नुकसान हो गया किसी चीज़ का, एक बार दवा इंजेक्ट हो जाने के बाद उसकी क्रिया को रोका नहीं जा सकता। स्थानीय जलन से फ्लेबिटिस हो सकता है। स्व दवा संभव नहीं है। सख्त सड़न रोकने वाली शर्तों की ज़रूरत है। ट्रांसडर्मल मार्ग, दवा को एक पैच या मलहम के रूप में प्रशासित किया जाता है जो प्रणालीगत प्रभाव के लिए दवा को परिसंचरण में वितरित करता है, ठीक है दोस्त। एक चैप्टर कितना आ गया, 8 नंबर चैप्टर पहुंच गए हम लोग। इसके लाभ भी पढ़ लेते हैं। जो दवा होती है वह संभव होता है। रोगी अनुपालन बेहतर है। क्रिया की अवधि लंबी है। प्रणालीगत दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। एक निरंतर प्लाज्मा दवा का एकाग्रता प्रदान करता है। देखिए दोस्त, जो हिंदी होता है मेडिकल का मेरे दोस्त, वो भी समझने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसकी अपेक्षा की इंग्लिश ज़्यादा आसान होता है, ठीक है दोस्त। अब इसके नुकसान क्या है, महंगा, स्थानीय जलन से जल्द की सूजन और खुजली हो सकती है। स्थानीय जलन से जल्द की सूजन और खुजली हो सकती है। फार्माकोकाइनेटिक्स यानी किनेसिस मूवमेंट, शरीर के दवा के लिए क्या ज़रूरत है, ठीक है दोस्त। आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यह शरीर द्वारा दवा की गति और दवा के परिवर्तन को संदर्भित करता है। इसमें दवा का अवशोषण, वितरण, बायोट्रांसफॉर्म और उत्सर्जन शामिल है। दवा अवशोषण, दवा एक प्रकार के प्रबंधन की साइट में परिसंचरण में आंदोलन की प्रक्रिया है। दवा अवशोषण एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है जो एक
दवा फार्मूलेशन से रक्त प्रवाह में अवशोषित होने के तरीके को संदर्भित करता है। ठीक है दोस्त। औषधि अवशोषण की क्रियाविधि। औषध को 4 प्रकार से अवशोषित किया जा सकता है। सरल प्रसार सीधे लिपिड के माध्यम से, सुगम प्रसार वाहक मध्यस्थता से, सक्रिय परिवहन वाहक मध्यस्थ से, पिनोसाइटोसिस यानी कोशिका पीना से। अब इसका देखते हैं सरल विस्तार हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्त। अधिकांश दवाओं और विदेशी पदार्थों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। दवा जो है दोस्त वह अपनी एकाग्रता ढाल की दिशा में झिल्ली में फैलती है। ठीक है दोस्त। झिल्ली प्रक्रिया में कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती है। यह संक्षेपण के कारण होता है। ढाल यह उच्च से निम्न सांद्रण की ओर बढ़ रहा है। सरल प्रसार के लिए यह ऊर्जा आपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण पानी एंडोथेलियल और इसके साथ अंतराल के कारण जीआईटी के माध्यम से इसे स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है दोस्त। आइए देखते हैं सुविधा विशिरण। इस मामले में वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लेकिन अन्य अणु के अवशोषण के कारण स्थानांतरण होता है जो दवा के अणु की गति को सुविधाजनक बनाता है। ग्लूकोज को जीआईटी झिल्ली से सोडियम के साथ ले जाया जाता है। उदाहरण ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर द्वारा मांसपेशियों और वसा कोशिकाओं में ग्लूकोज का प्रवेश। सक्रिय प्रसार पढ़ लेते हैं दोस्त। इस प्रकार के प्रसार के लिए वाहक प्रोटीन आयन चैनल की आवश्यकता होती है। यहाँ एक वाहक प्रोटीन अणु को सांद्रण के विरुद्ध ले जाया जाता है। दवा अणु वाहक प्रोटीन के साथ जुड़ता है और फिर यह दवा को झिल्ली के दूसरी तरफ स्थानांतरित करता है। वहाँ यह अणु को छोड़ देता है और सामान्य स्थिति या रूप में वापस। पिनोसाइटोसिस इस सेल का पीएफ भी कहा जाता है। दवा अणु जब झिल्ली के संपर्क में आता है तब आक्रमण होता है। स्यूडोपोड्स कोशिका में कुछ लाइसोजाइम मौजूद होते हैं जो दवा के अणु पर कार्य करते हैं और सक्रिय रूप बनाते हैं। देखिए दोस्त, दवा के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लेते हैं। दवा घुलनशीलता और विघटन दर। देखिए दोस्त, इसका हिंदी देख लेते हैं और इंग्लिश देखिए कितना आसानी से लिखा होगा कि ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। ठीक है दोस्त, देखिए हिंदी से और इंग्लिश में बहुत अंतर है। ठोस रूप में दी जाने वाली दवाओं को अवशोषित होने से पहले जलीय चरण में भंग कर देना चाहिए। यानी मेरे दोस्त कहने का कारण क्या है, जो ठोस रूप में दी जाने वाली दवाएं होती है, जैसे हम लोग कोई टैबलेट खाते हैं, जैसे बोल देते हैं चाहे पेंटिट्स हो गया है दोस्त, चाहे पेंटिट्स हो, चाहे डीएस हो, चाहे आपको बता रहा हो, चाहे आप दर्द की गोली सोमो खाते हैं दोस्त, वो हार्ड दवाएं होते हैं। ठीक है, उसको सबसे पहले बोल रहा है जलीय चरण में भंग कर देना चाहिए, यानी जल में थोड़ा सा भिगो देना चाहिए। जलीय घोल के रूप में दी जाने वाली दवा ठोस रूप में दी जाने की तुलना में तेजी से अवशोषित होती है। ठीक है, यानी मेरे दोस्तों वहाँ जल्दी गलती है। ठीक है, आप लोग जो भी टैबलेट खा रहे हैं उसको पानी में भिगो के एक बार पानी में डालिए, उसके बाद मुंह में डाल के नील जाइए, तो जल्दी फास्ट काम करता है। जिस तरीके से मेरे दोस्त आपका इंजेक्शन काम करता है उसी तरीके से फास्ट काम करेगा। सांद्रण विलयन के रूप में दी जाने वाली औषधि तनु विलयन की तुलना में अधिक तेजी से अवशोषित हो। अवशोषित सतह का क्षेत्र, सतह क्षेत्र जितना बड़ा होगा अवशोषण उतना ही तेज होगा। अवशोषित सतह पर रक्त प्रवाह, रक्त के प्रवाह में वृद्धि से दवा अवशोषण तेज हो जाता है। प्रबंधन का मार्ग, यह दवा अवशोषण को प्रभावित करता है क्योंकि प्रत्येक मार्ग की अपनी विशिष्टताएं होती है। रोगी से संबंधित कारक जैसे कि उम्र, गैस्ट्रिक खाली करने का समय, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच, ल्यूमिनल एंजाइम। दोस्त चलिए 10 चैप्टर को कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मेरे दोस्त आपको यहाँ पे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, डी फार्मा सेकेंड ईयर की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है दोस्त, और आपको सभी मेडिकल के बारे में जितनी भी दवाइयाँ हैं मेरे दोस्त सबके बारे में बता दिया जाएगा। तो चलिए आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा हो।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।